Okay, guys, let's begin with our next chapter, which is dividend decisions. So, what we study here is basically how dividend payment can impact the share price. Now, before that, we have some basic terms. जैसे कि आप ये functions of FM बोलकर basics में पढ़ते हैं, तो functions में तीन basic function आता है, procurement, utilization और dividend. Procurement मतलब capital structure के बारे में सोचते हैं, उसका cost के बारे में सोचते हैं. सेकेंड यूटिलाइजेशन मतलब कैपिटल बजटिंग यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं. और थर्ड हम लोग सोचते हैं कि जो रिटर्न हमारे पास आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि री इन्वेस्ट करना है. दैट इज योर डिविडेंड डिसीजंस. सेकेंडली, ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या है? मतलब एमपीएस ऑफ इक्विटी शेयर शुड बी मैक्सिमाइज एट एनी कॉस्ट. थर्डली, एम ऑफ डिविडेंड पॉलिसी क्या है? एम ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ये खोज रहा है कि डिविडेंड देने से या नहीं देने से एमपीएस कैसे मैक्सिमम हो सकता है. बेसिकली ये सर्च कर रहा है ऑप्टिमम पे आउट रेशियो को. ये सर्च कर रहा है ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, कितना पे आउट करना चाहिए जिससे कि शेयर प्राइस मैक्सिमम हो. पे आउट करे कि ना करे. पे आउट मतलब जो अर्निंग्स कमाया उसका डिविडेंड बना के दे कि नहीं दे, जिससे शेयर प्राइस मैक्सिमम हो, जिससे वेल्थ मैक्सिमेशन हो. इसके पीछे एक प्रॉब्लम चलता है जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि शेयर होल्डर्स दो प्रकार के हो सकते हैं. यंग शेयर होल्डर होते हैं और एक आपके सीनियर सिटीजन टाइप के होते हैं. सीनियर सिटीजन ऑलवेज वांट डिविडेंड मिलना चाहिए, तब वो शेयर प्राइस ज़्यादा देंगे. और यंग शेयर होल्डर हमेशा चाहेंगे कि डिविडेंड ना मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो अभी कमा सकते हैं, बाद में जब मैं रिटायर हूँ तो शेयर का वैल्यू बड़ा होके मुझे मिलना चाहिए. ठीक है, बट इसका पढ़ाई का कोई मेजरमेंट यहाँ पे नहीं है. मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स बनाए. वो मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे जो स्टडी करके बताएंगे कि कितना डिविडेंड देने से क्या शेयर प्राइस हो सकता है. सब मॉडल के पीछे एक बेसिक थॉट प्रोसेस चल रहा है कि कंपनी को अगर अपने पास रुपया रखकर जो वो आरओआई कमाता है उससे ज्यादा रिटर्न्स मिल रहा है एज कंपेयर टू व्हाट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एक्सपेक्टिंग, तो कंपनी को पे आउट नहीं करना चाहिए. ठीक है, कंपनी जो रिटर्न कमा रहा है उसको मान लो आर से इंडिकेट कर रहे हैं और जो शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहा है उसको आर ई या के से इंडिकेट कर रहे हैं. तो अगर आर का वैल्यू के से ज्यादा है तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए. पे आउट रेशियो इज इन दैट केस जीरो. पे आउट रेशियो इन दैट केस शुड बी जीरो. अब आप अगर फॉलो करेंगे कुछ पे आउट रेशियो का तो दिक्कत नहीं है, उससे शेयर प्राइस घट जाएगा. ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज जीरो. इसका मतलब क्या है कि वहां पे शेयर प्राइस मैक्सिमम आएगा. अब अगर आर का वैल्यू के से कम है, मतलब आप इतना ज्यादा नहीं कमा पा रहे जितना इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो फिर आपको री इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सारा अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए. यानी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो वुड बी 100% इन दैट केस. और अगर आप इक्वल है, आर का वैल्यू उतना ही कमा पा रहे जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो फिर पे आउट रेशियो चाहे जो भी हो, डिविडेंड चाहे जो भी हो, उसका इंपैक्ट शेयर प्राइस पे नहीं पड़ेगा. सो ये सारी बातें यहाँ पे छपी हुई है. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. मॉडल्स इन डिविडेंड पॉलिसी समझना चाह रहे हैं, विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड एंड शेयर प्राइस. तो फर्स्ट मॉडल इज Walters model. The first model is Walters model. The second model is Gordon's model. The third model is MM model. The fourth model is Graham and Dodd model. And fifth is Lintner's model. जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट थ्री मॉडल से आते हैं. अब वॉल्टर और गॉर्डन जो है ना, वो पूरा सेम प्रिंसिपल्स और थॉट प्रोसेस पे बेस्ड है, बट फिर भी आपको थियोरिटिकली वॉल्टर मॉडल का कुछ अजम्पशंस याद रखना पड़ेगा जो कि आपको एग्जाम में चला के पूछा जाएगा. तो वॉल्टर मॉडल का पहला अजम्पशन क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स आर द ओनली सोर्स ऑफ एक्सपेंशन फॉर एनी फर्म. अगर किसी फर्म को एक्सपेंशन करना है तो रिटेन्ड अर्निंग से करेगा, बाहर से फंड नहीं लाता है. सेकेंड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और IRR फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग इज कॉन्स्टेंट. रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और जो भी रिटर्न आप कमा सकते हो अपने एक्सपेंशन से, वो कांस्टेंट रिटर्न रेट है. और रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर इज आल्सो कांस्टेंट. ऐसा नहीं है कि सब कोई अलग अलग तरह से सोचते हैं अलग अलग समय पर. इस मॉडल का एडवांटेजेस क्या है? इट इज सिंपल एंड इजी टू कंप्यूट. सबसे इजी एडवांटेज है जो कभी याद नहीं करना पड़ता और आराम से आप लिख पाते हो.
इट कैन एनविसेज डिफरेंट पॉसिबल मार्केट प्राइस। एनविसेज मतलब बता सकता है, देख सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं एनविसेज करना, मतलब प्रेडिक्ट करना। डिफरेंट पॉसिबल मार्केट प्राइस इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड कंसिडर्स IRR, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो बेसिकली पॉसिबल मार्केट प्राइसेस बता देगा, इजी भी है और इजी टू अंडरस्टैंड भी है, इजी टू कैलकुलेट भी है। लिमिटेशंस क्या है भाई, डिविडेंड डिसाइड करने के लिए कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, उसको डिसाइड करने के लिए देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, थ्योरी में आएगा। तो वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं कर रहा, सिर्फ खाली R और KE का इंपैक्ट को कंसिडर कर रहा है। और इट ऑल्सो इग्नोर्स टैक्सेशन एंड वेरियस लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस एंड सो ऑन। कुछ भी ऑब्लिगेशन किसी के साथ हुआ हो, कमिटमेंट हुआ तो सबको इग्नोर करता है, जो कि कई बार शेयर होल्डरों से भी पैसा लेते समय कंपनी है ना कुछ टर्म्स बना लेता है, तो वो सब टर्म्स को इग्नोर करता है। तो बेसिक रिलेशनशिप जो है वो बेसिक थॉट प्रोसेस से समझ में आ गया होगा। R का वैल्यू अगर KE या RE से ज्यादा है तो पे आउट आपको कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपका पे आउट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, 0 हो तो बेस्ट है, उससे शेयर प्राइस मैक्सिमम आएगा। और R का वैल्यू अगर KE से कम है तो सारा पे आउट कर देना चाहिए, उससे शेयर प्राइस मैक्सिमम आएगा। R का वैल्यू RE जितना है तो कुछ भी पे आउट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला है P0 इज इक्वल टू D बाई KE, देखो क्या है, D बाई KE प्लस R इंटू R बाई KE स्क्वायर। क्या लिखा होगा, D बाई KE प्लस R इंटू R बाई KE स्क्वायर। तो ये कैपिटल R क्या है, कैपिटल R इज द रिटेंशन अमाउंट। अच्छा, ऊपर में भी R चल रहा था बट ये R ROI को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यहां पर जो R है ये R किसको इंडिकेट कर रहा है, रिटेंशन अमाउंट विच इज कमिंग एज अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर। फिर छोटा R है, यहाँ पे छोटा R क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, छोटा R इंडिकेट कर रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को। छोटा R क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को। तो बड़ा R क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, रिटेंशन पर शेयर। छोटा R क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो यहाँ पर हम लोग बड़ा R लिख रहे हैं वो यहाँ पर छोटा R बन गया है, ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो बेसिक आइडिया क्या है इसको ध्यान रखने का कि प्राइस इज इक्वल टू, ये ऊपर में KE में भी पढ़े थे आप, D बाई KE होता है, ये तो याद होगा आपको, तो D बाई KE चल रहा है। बट एक और यहाँ पे एक फैक्टर डाल दिया गया जिसमें बोला गया कि सिंस आप डिविडेंड देने के अलावा कुछ रुपया अपने पास रख लिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कंपनी जितना अर्निंग्स के सारा का सारा डिविडेंड दे दिया, तो जो डिविडेंड दिया डिवाइड बाई KE करके तो प्राइस आ ही रहा है, प्लस जो रुपया अपने पास रख लिया उसको बोलेंगे रिटेंशन अमाउंट, तो वो आ रहा है E माइनस D करके। उस पे भी कुछ कमाया, इंटू R किया तो पता चला इस रुपया पे कितना कमाया, और उसका भी प्रेजेंट वैल्यू प्राइस में इंक्लूड होना चाहिए, जस्ट लाइक डिविडेंड। समझ में आया, जैसे कंपनी ने 10 रुपया पर शेयर कमाया, 3 रुपया डिविडेंड दे दिया, तो 3 बाई KE करके एक प्राइस आ रहा है। और फिर उसके बाद जो 7 रुपया रख लिया उसको री इन्वेस्ट करके जो रिटर्न कमाया, उस रिटर्न का भी जो फ्यूचर वैल्यू होगा, सब अलग अलग ईयर में आएगा, इन्फिनिटी तक अगर वो रिटर्न आते रहेगा तो उस सब का भी प्रेजेंट वैल्यू होगा। तो वो ये रिटर्न का प्रेजेंट वैल्यू ये है, सारा जो एडिशनल रिटर्न है उसका प्रेजेंट वैल्यू ये ब्लू वाला ब्रैकेट है, उसको डिविडेंड के साथ जोड़कर अगर आप प्राइस निकालें तो वो प्राइस आपका डिविडेंड रिलेटेड प्राइस बता सकता है, ठीक है। तो इसका सम्स में क्या होता है, क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर दिया होता है, डिविडेंड पर शेयर या पे आउट रेशियो दिया हुआ होता है, और आप पे आउट रेशियो और अर्निंग को यूज करके डिविडेंड निकालते हैं, और फिर डिविडेंड को यहां पे बिठाकर आप R का वैल्यू जो ROI है उससे लेकर KE गिवन होगा तो KE बैठाकर P निकालेंगे। कई बार होता है कि P दिया हुआ रहेगा, KE निकालने बोल देगा, या फिर अर्निंग्स निकालने बोल देगा, बैक कैलकुलेशन के सम्स भी आते हैं। बहुत बार होता है कि ROI आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होता है, तो ROI निकालने के लिए हम लोग फॉलो करते हैं अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। कई बार ऐसा फॉर्मूला यूज करके ROI निकाला जाता है,
या फिर आप बोल सकते हैं एक तरह से इफेश बाई टोटल कैपिटल जो हमारे बुक्स में है, ठीक है, इफेश बाई टोटल कैपिटल, टोटल इक्विटी कैपिटल का भी हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर हम लोग डेट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड बातचीत है। हम लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि प्राइस इज नथिंग बट ऑल रिलेटेड टू ईपीएस एंड डीपीएस, और यहाँ पे प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो दिस वे यू फाइंड द वर्किंग्स इन वॉल्टर मॉडल। क्वेश्चन जब आता है तो बहुत बार बोलता है सीधा बताओ ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या है एंड शो द कैलकुलेशन ऑन वेरियस पे आउट रेशियोज, ऐसा भी आता है। तो आप पहले ये स्टडी कर लेंगे आर का वैल्यू और के का वैल्यू क्या है। अगर आर का वैल्यू ग्रेटर देन के है तो आप बोलेंगे ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0 है, ठीक है। और उस 0 का मतलब है कि जितना अर्निंग्स है वो सारा का सारा रिटेंशन बन जाएगा, यानी आर बन जाएगा, डिविडेंड 0 होगा, और उसको पुट करके ये कैलकुलेशन में पी निकाल के दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये भी बोलेगा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या है, तो उससे जो मार्केट प्राइस आ रहा है वो भी बताओ, ठीक है। अगर आर का वैल्यू के से आपको कम दिखा तो आप बोलेंगे ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 100% है, तो सारा अर्निंग्स इक्वल टू डिविडेंड बन जाएगा, तो उसके हिसाब से बोलेगा प्राइस निकाल के बताओ। क्वेश्चन बोलेगा वेरियस पे आउट रेशियो पे वर्किंग दिखाओ, तो अपना मन से अलग अलग पे आउट रेशियो अज्यूम करेंगे, उसमें से एक 0 होना ही चाहिए, एक 100 होना ही चाहिए, और बीच में एक 50% ले लो, एक 20% ले लो, एक 70% ले लो, ऐसे करके आप वेरियस पे आउट रेशियोज बनाएंगे, 0, 20, 50, फिर 80 और 100, इस तरीके का। तो 5 वेरिएशन बनता है, 50%, 80%, 100%, 20%। अब ये कुछ और भी बना सकते हैं, क्वेश्चन कुछ बोले तो वो करो, नहीं तो ये 5 वेरिएशन पे वेरियस पे आउट रेशियो पे आप वर्किंग दिखाएंगे, ठीक है। पे आउट रेशियोज का जो ऑप्शंस है वो ये वाला चूज करके आप सम कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन जैसा बोले वैसे करना। नेक्स्ट, इसके बाद बोल रहे गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल ऐसे तो आप केई के समय भी पढ़े हैं, वही चीज है, सेम ही है। ये भी आपको प्राइस का एक इक्वेशन दे रहा है विच इज इक्वल टू D1 बाई के माइनस जी के हिसाब से, इसमें ग्रोथ रेट का एक फंडा आ गया है, ठीक है। इसका भी जो बेसिक थ्योरी है वो सेम ही है कि अगर आर का वैल्यू के से ज्यादा है तो पे आउट रेशियो 0 होना चाहिए, आर का वैल्यू अगर के से कम है तो पे आउट रेशियो 100% होना चाहिए, सेम कंसेप्ट है। इसका कुछ असम्पशन है कि ROI जो है वो नॉन और कांस्टेंट होना चाहिए, के भी नॉन और कांस्टेंट होना चाहिए। यहां पर एक नया असम्पशन डाला है कि विथ बेटर अपॉर्चुनिटीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी ग्रोज एट अ कांस्टेंट रेट, जबकि यहां पर यह असम्पशन लिया हुआ है कि डिविडेंड जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा, डिविडेंड इज कांस्टेंट। यहां पे एक और पॉइंट हम डाल सकते हैं असम्पशन का, डिविडेंड इज कांस्टेंट, डिविडेंड इज कांस्टेंट, यू कैन से लाइक दिस। और यहां पर हम लोगों का डिविडेंड जो है वो ग्रो करते रहता है कांस्टेंट रेट से। इसका एडवांटेज क्या है, इट इज अगेन मॉडल टू प्रेडिक्ट द प्राइस बेस्ड ऑन डिविडेंड्स, इट इज ऑल्सो इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज यूजफुल। ह्यूरिस्टिक मॉडल, ह्यूरिस्टिक मॉडल मतलब ट्रायल एंड एरर कर सकते हो आप, ह्यूरिस्टिक वर्ड मतलब होता है ट्रायल एंड एरर कर सकते हो कि क्या डिविडेंड से क्या प्राइस होगा। डिसएडवांटेज क्या है, disadvantage is depends on projections about company's growth rate and future capitalization rate of the remaining cash flow which may be difficult to calculate accurately। growth rate आप assume जो करो वो सही हो कि नहीं है पता नहीं है, और true intrinsic value of stock is difficult to determine realistically। आप जो प्राइस सोच के निकालते हो यहाँ पे रियल में भी वो होगा कि नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां पर एक और लिमिटेशन है जो कि आपको ये इक्वेशन देख के समझ में आएगा कि अगर के और जी बराबर हो गया तो फिर ये मॉडल फ्लॉप कर जाएगा। तो तीसरा लिमिटेशन मैं बता देता हूं, के अगर जी के बराबर हो गया तो कैलकुलेशन नहीं आएगा, कैलकुलेशन विल फेल, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपको मालूम ही है, D1 बाई के माइनस जी, जी कैसे आता है, B इंटू आर करके आता है, B क्या है रिटेंशन रेशियो, आर क्या है ROI है, के आपको दिया हुआ होगा, D1 कैसे आता है D0 इंटू 1 प्लस जी। क्वेश्चन जब आप करते हो तो यहाँ पे भूल भाल हो जाता है कि D0 क्या और D1 क्या है। जब नेक्स्ट ईयर या एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रहा है डिविडेंड का तो D1 है, करंट ईयर दे रहा है या लास्ट ईयर का डिविडेंड दे रहा है तो वो D0 है। तो D1 कैसे आएगा, D0 इंटू 1 प्लस जी,
ठीक है, कैसे आ रहा है D1, D0 इंटू 1 प्लस जी। D0 क्या, डिविडेंड जस्ट पेड, ठीक है, या लास्ट पेड, या करेंट डिविडेंड पेड। डिविडेंड, करंट डिविडेंड जो दिया हुआ होता है वो D0 होता है। D1 क्या है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया हुआ है तो आप समझ लेना आपको डायरेक्टली D1 बैठा देना है, फिर आपको D1 अलग से निकालने का दरकार नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा गॉर्डन्स मॉडल। अब नेक्स्ट आ जाओ MM मॉडल। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें मिस्टेक्स आप भर भर के करते हैं। MM मॉडल बोलता है कि ये क्या नाटक लगा रखा है आप लोगों ने कि शेयर प्राइस डिविडेंड देने से बढ़ेगा या घटेगा। क्या गजब की बातें कर रहे हो। जैसे पहले MM आके क्या बोला था, डेट को लेके बोला था, क्या नाटक लगा रखा है, डेट लोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा घटेगा, ये सब क्या चल रहा है। उसको प्रूव करके दिखाया आर्बिट्राज प्रोसेस से कि भाई डेट लो नहीं लो, फर्म का वैल्यू बराबर ही होगा। वैसे ये यहाँ पे आके बताया कि डिविडेंड दो या न दो, सब बात बराबर ही होगा, सब बात बराबर होगा। यहाँ पे कैसे प्रूव किया, तो यहाँ पे एक सिंपल थ्योरी बोला कि सब कोई अपना जुगाड़ बैठाना जानता है। अगर एक कंपनी डिविडेंड नहीं दिया तो शेयर होल्डर का जुगाड़ कैसे बैठेगा। शेयर होल्डर सीनियर सिटीजन है तो उसका खाना पीना कैसे होगा, तो वो शेयर्स बेच देगा ना मार्केट में। मार्केट तो फ्री है, शेयर्स बाय सेल तो होते रहता है। तो सीनियर सिटीजन शेयर्स बेच के अपना काम चला लेगा। मैं ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन को जानता हूं, इवन मैं तो यंगस्टर्स को भी जानता हूं जो सीनियर सिटीजन नहीं भी हुए अभी, जो इस तरह का अपने लाइफ को चला रहे हैं। शेयर्स इतना सारा पड़ा हुआ है कि बस उसको बेच बेच के अपना काम चला ले रहे हैं। लेकिन एक आपको जस्ट अलर्ट कर दूं थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए कि ऐसा भी हो जाता है कि कई बार एक सीनियर सिटीजन थे जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी सेट करने का सोच ही लिया था कि बस सब शेयर्स बेच बेच के अपना काम चला लेंगे, कि पता चला कि उनका जो ब्रोकर है वो डिफॉल्टर है। ब्रोकर ने आपसे पूछे बिना आपके शेयर्स को लेकर मार्केट में लोन देकर, मार्केट में शेयर्स देकर लोन उठा लिया, और वो लोन में वो ब्रोकर फिर डिफॉल्टर हो गया। तो जो बैंक को शेयर्स प्लेज किया था, बैंक ने वो शेयर्स को बेच के अपना लोन क्लियर कर लिया, और ब्रोकर फिर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होकर भाग गया, और बाद में वो सीनियर सिटीजन्स का जो जिंदगी भर का पूंजी था वो सब का सब धुआं हो गया। तो सीनियर सिटीजन्स वालों ने सेबी को जब चिट्ठी लिखा तो सेबी ने बोला, इन्वेस्टर्स अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन फंड के नियमों के मुताबिक मैं आपको एक अकाउंट में हाईएस्ट में 1 करोड़ रुपया दे सकता हूँ इन दिस काइंड ऑफ डिफॉल्ट केस। तो उनको 1 करोड़ रुपया दे दिया गया। हाउएवर वो 1 करोड़ लोअर ऑफ द अमाउंट होता है, ऐसा नहीं होता कि 1 करोड़ हाईएस्ट होता है वो देता है। तो उनके पास 20 करोड़ रुपया था, बट उनको 1 करोड़ रुपया मिला। वैल्यू जो थी वो 20 करोड़ की थी, बट मिला 1 करोड़। तो ऐसे भी केसेस हो जाते हैं। अगर आप मार्केट पे ही इस तरह से डिपेंडेंट रहेंगे तो ध्यान रखें आपका ब्रोकर जेन्युइन होना चाहिए, कि वो इस तरह का काम ना करे। कोई लोकल ब्रोकर के साथ काम करना बहुत रिस्की हो सकता है। खैर, अब आते हैं वापस इसी टॉपिक में कि सब अपना जुगाड़ बैठा सकते हैं। अब इसी तरह से कंपनी अपना जुगाड़ कैसे बैठाएगा। कंपनी जुगाड़ बैठाएगा अगर उसने डिविडेंड दे दिया तो उसके पास एक्सपेंशन का स्कोप कम हो जाएगा। तो जुगाड़ कैसे बढ़ाएगा, नया शेयर इशू कर लेगा, रुकेगा थोड़ी, नया शेयर इशू कर लेगा। कंपनी अपना जुगाड़ बढ़ा लेगा नया शेयर इशू करके। अगर डिविडेंड नहीं मिला, शेयर होल्डर अपना जुगाड़ कैसे बढ़ाएगा, जो शेयर है उसको बेच के अपना पैसा उठा लेगा। काम तो सबका चलेगा। तो इसलिए समझ लो, डिविडेंड दो या ना दो, सब अपना जुगाड़ बैठाना जानते हैं बोलकर आपको ये नहीं सोचना है कि डिविडेंड देने से वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। समझ गए। अब इसको प्रूफ करना था, कैलकुलेशन देना था। तो कैलकुलेशन करने के लिए कुछ अजम्पशंस फिर से बताए गए। अजम्पशन बताए गए कि इन्वेस्टर्स जो है रैशनल है, बुद्धिमान है, अपना फायदा नुकसान समझते हैं। कैपिटल मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, कोई भी बाय कर सकता है शेयर्स, कोई भी सेल कर सकता है। बाय सेल में कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगता। इन्वेस्टर्स कैन जनरेट होम मेड डिविडेंड। होम मेड डिविडेंड का मतलब वही है कि कैन सेल शेयर्स व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, कैन सेल शेयर्स, दैट इज कॉल्ड एज होम मेड डिविडेंड।
एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स क्वांटिटी, आप कितना भी शेयर बाय और सेल कर सकते हो। देयर प्रोपोजिशन इज दैट द डिविडेंड हैज गॉट नो इफेक्ट ऑन शेयर प्राइस, इसका नाम पड़ा डिविडेंड इररिलेवेंसी थ्योरी। एंड कंपनी इज ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन रिटेंशन मनी, कि मेरा एक्सपेंशन नहीं होगा, जबकि वॉल्टर का अजम्पशन यही था कि ओनली सोर्स ऑफ एक्सपेंशन इज द रिटेंशन मनी। ये बोलता है कोई डिपेंडेंट नहीं है रिटेंशन मनी पर कंपनी जब कंपनी को डिविडेंड देना होता है वो दे देती है, और एक्सपेंशन का अगर फिर शॉर्टेज हो जाता है तो नया शेयर इशू कर लेती है। इफ कंपनी पेज डिविडेंड द शॉर्टफॉल टू फाइनेंस द एक्सपेंशन, द फंड कैन बी जनरेटेड थ्रू इशू ऑफ न्यू शेयर्स, वो सेल कर लेगा, ये नया शेयर इशू कर लेगा। तो इसी से उन्होंने बोला कि कोई डिविडेंड से फर्क नहीं पड़ता, बट इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेप्स बनाए गए, ये कैलकुलेशन का सम्स का स्टेप्स होगा कि आपको भी क्वेश्चन में बोलेगा कि डेटा दिया हुआ है, आप बताओ वैल्यू ऑफ फर्म इफ डिविडेंड इज पेड एंड वैल्यू ऑफ फर्म इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म इफ डिविडेंड इज पेड एंड वैल्यू ऑफ फर्म इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। वैल्यू ऑफ फर्म इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, समझ गए? इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, ऐसे आपको दो सिचुएशन में काम करने बोला जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म इफ डिविडेंड इज पेड, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। तो यू विल डू दिस कैलकुलेशंस इन बोथ द सिचुएशन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मान लो आप करोगे P1 निकालोगे। P1 बेसिकली एक इक्वेशन से निकलेगा विच इज इक्वल टू P1 प्लस D1 बाई 1 प्लस K इज इक्वल टू P0। तो इसमें P1 निकाल के लाना है आपको, मतलब प्राइस क्या हो सकता है वो निकाल के लाना है। अब इफ डिविडेंड इज पेड तो D1 विल बी गिवन, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड देन D1 वैल्यू विल बी 0 एंड अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड P1 here and P1 here. Accordingly you will find P1 here and P1 here. Then after this what will you do? You will find new shares to be issued. Now who will issue new shares? Company. We are working from the viewpoint of company. Why the company will issue new shares? अब देखो अगर डिविडेंड दे दिया और मेरे को एक्सपेंशन करना है तो शॉर्टफॉल हो जाएगा। ठीक है, तो वो शॉर्टफॉल को मेकअप करने के लिए नया शेयर इशू करेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? पहले शॉर्टफॉल निकालना पड़ेगा। शॉर्टफॉल कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल फाइंड शॉर्टफॉल? आपको ये देखना है कि आपको एक्सपेंशन के लिए अमाउंट कितना चाहिए, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट विच इज आई, माइनस अगर आपने डिविडेंड दे दिया तो D1 के हिसाब से दे रहे हो, D1 इज द डिविडेंड पर शेयर, मल्टीप्लाइड बाई N, N is the number of shares. N is the number of shares on which you will be paying the dividend, and that number of shares should be the old number of shares. New share issue तो अब करेंगे, बट डिविडेंड देना है तो पुराने शेयर होल्डर्स को देना है। तो टोटल डिविडेंड देने के बाद हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए क्या शॉर्टफॉल हो रहा है। जैसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट सोचिए 5 लाख है और डिविडेंड पे करना है 2 रुपीज ऑन 1 लाख शेयर्स, तो 2 लाख हम लोग को देना पड़ेगा डिविडेंड का, तो 3 लाख का शॉर्टफॉल हो रहा है। तो वो शॉर्टफॉल आपको निकालना है और उस शॉर्टफॉल को हम कवर अप कर लेंगे बाय इशूइंग न्यू शेयर्स एट द प्राइस ऑफ P1। तो शॉर्टफॉल डिवाइडेड बाय P1 करके न्यू शेयर्स आ जाएगा। इस न्यू शेयर्स को हम मान लीजिए M बोल दिए, M इज द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। नाउ इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, व्हाट विल हैपन? इफ डिविडेंड इज नॉट पेड देन विल देयर बी एनी शॉर्टफॉल? The answer is yes, still there can be shortfall. It's not necessary कि मैं जितना अर्निंग किया उतना ही मैं एक्सपेंशन में यूज करूंगा। मेरा अर्निंग है मान लो 5 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल, एंड मेरा एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट है 7 लाख, तो 2 लाख का फिर भी शॉर्टफॉल हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ अर्निंग जितना ही हुआ उतना ही मैं एक्सपेंशन करूंगा, तो आई कैन ऑलवेज एक्सपैंड मोर। तो उसी के लिए यहां पे बात हो रहा है। फिर से आप शॉर्टफॉल निकालकर न्यू नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। ठीक है, शॉर्टफॉल इस बार क्या हुआ कि आपको जो इन्वेस्ट करना है वो मान लो 7 लाख है और आपकी अर्निंग्स 5 लाख है, तो 2 लाख शॉर्टफॉल हो गया। तो शॉर्टफॉल कैन स्टिल एग्जिस्ट। ये बात कोई सोच ही नहीं रहा था पहले कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम खाली अर्निंग पे डिपेंडेंट थोड़ी ना रहेंगे। और इसके बाद आप ये M और P1 निकालने के बाद
थर्ड स्टेप में आओगे विच इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कंपनी, एंड वैल्यू ऑफ कंपनी इज कंप्यूटेड एट ईयर 0, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है, एट ईयर 0। तो वो कैसे निकलेगा, जितना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, जितना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है m प्लस n, जितना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है m प्लस n, m नया वाला और n हो गया पुराना वाला जो पहले से कंपनी के पास था, मल्टीप्लाई कर दोगे आप उसको P1 से, तो आ गया आपका टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, बट इट शुड बी एडजस्टेड विथ प्लस ई माइनस आई, प्लस ई माइनस आई। और आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं वापस से झूठ मूठ कर लिख रहा था जस्ट समझाने के लिए, तो ये नीचे में लिखा हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स एट ईयर 1 इंटू P1 प्लस ई माइनस आई, प्लस ई इज योर अर्निंग्स व्हाट यू हैव डन एंड माइनस आई उसमें से कितना आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ फर्म एट ईयर 1 ऊपर में, उसको डिवाइड बाई 1 प्लस के ई किया तो वैल्यू ऑफ फर्म एट ईयर 0 निकल आया, ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म एट ईयर 0 फिर निकल आया डिवाइड बाई 1 प्लस के ई करने से। अब आप देखोगे कि यहां पे जो वैल्यू आएगी सेम वैल्यू यहां पे आएगी, आप जब डिविडेंड दीजिए तो भी वैल्यू वही मिलेगा और डिविडेंड मत दीजिए तो भी वैल्यू वही मिलेगा। अब बोलेंगे ऐसा कैसे हुआ, दोनों में सेम क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ डिविडेंड दिए तो P1 उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया, जब डिविडेंड दिए तो P1 अकॉर्डिंग टू डिविडेंड अमाउंट पेड एडजस्ट हो गया, और उस एडजस्टमेंट के बाद नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे जो M का वैल्यू निकाला वो एडजस्ट हो गया। तो अल्टीमेटली जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गया बाय एडजस्टिंग द P1 एंड बाय एडजस्टिंग द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। तो जो डिफरेंस है वो यहां पे एडजस्ट हो गया है M और P1 में, इसलिए टोटल में कोई इफेक्ट नहीं है। और टोटल वाला वैल्यू निकालते समय कहीं पर भी D डायरेक्टली यूज ही नहीं हो रहा है, तो D अगर यूज हो भी रहा है तो उसका इफेक्ट M और P1 में आ जाता है बोलकर डिविडेंड का कोई इंपैक्ट शेयर प्राइस पे नहीं रहेगा। तो सम सॉल्व करने का प्रोसेस है, ये प्रोसेस सब किताबों में नहीं बताया होता, बड़ा बड़ा फॉर्मूला गंदा सा दिया होता है, वो आप कर नहीं पाते हो, भूल जाते हो और छोड़ देते हो आप, इसलिए इस बस 3 स्टेप को फॉलो करिए और आपका काम कितना अच्छे से होगा। पहला स्टेप क्या है कि आपको P1 निकालना है, ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको शॉर्टफॉल निकालना है विच इज इक्वल टू I माइनस D1 इंटू N, एंड I इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, D1 इज द जितना डिविडेंड देना है, इंटू N इज द ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स, एंड फिर उस शॉर्टफॉल को मेकअप करने के लिए कितना शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा वो निकालना है विच इज शॉर्टफॉल डिवाइडेड बाय P1। तो दैट इज योर सेकंड स्टेप, एंड देन थर्ड स्टेप इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म एट ईयर 0। So for that you have to divide by 1 plus k also, and what will be the value in the numerator? That will be total number of shares m plus n multiplied by P1, m plus n multiplied by क्या बोलोगे P1 plus e minus i plus e minus i करके आ गया हम लोगों का वैल्यू ऑफ कंपनी। अब दोनों में सेम मिलेगा, बस अब सारा सम इससे हो जाएगा। आपको जो सम बनाना है आप जाके बना लीजिए, ये स्टेप्स फॉलो करिए, सब सम आप कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है ग्राहम एंड डॉड मॉडल, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है बट इसमें एक फॉर्मूला डाला हुआ है, P इज इक्वल टू M इंटू D प्लस E बाई 3, M इज अ मल्टीप्लायर दैट शुड बी नोन टू अस, ठीक है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि प्राइस जो है वो डिविडेंड और अर्निंग्स दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। देन इसको लेकर कुछ वो सब इंटरप्रिटेशन नहीं ऑप्टिमम पे आउट रेशियो का, इसमें बस यही है कि प्राइस इज इक्वल टू M इंटू D प्लस E बाई 3, यही आपको याद रखना पड़ेगा। और एक लिंटनर्स मॉडल, ये बेसिकली अपने को बताता है कि आपको नेक्स्ट ईयर में डिविडेंड कितना देना चाहिए, एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस ईयर्स डिविडेंड। तो D1 इज इक्वल टू D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट रेशियो माइनस D0 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। थोड़ा सा याद रखने में डिफिकल्ट है बट याद करने का कोशिश करो तो याद हो जाएगा। D0 पहले लेना है यानी लास्ट ईयर डिविडेंड लेना है, बिकॉज यहां पे बोलते हैं कि जो आने वाला ईयर में डिविडेंड देना है वो लास्ट ईयर में कितना दिया था वो देख लो, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि आपको अपना मन क्या था डिविडेंड देने का, तो मन क्या था डिविडेंड देने का वो है EPS जो आपने कमाया इंटू टारगेट पे आउट रेशियो। टारगेट पे आउट रेशियो मतलब आपका मन क्या था डिविडेंड देने का, टारगेट पे मतलब कितना मन था डिविडेंड देने का, ठीक है, इंटू EPS करने से टोटल डिविडेंड अमाउंट आ गया।
अब उसमें से कितना आपने दिया वो माइनस करो। आपका मन था मान लो 5 रुपया देने का, आपने 4 रुपया दिया, तो 1 रुपया कम दिया ना, तो उस 1 रुपया का कुछ एडजस्टमेंट अगला बार वाला में कर लेना। जो कम दिया उसका कुछ एडजस्टमेंट अगला बार वाला में कर लेना। एडजस्टमेंट फैक्टर क्वेश्चन में बताया हुआ होगा, 0 से 1 के बीच में उसका वैल्यू होता है। तो आने वाला साल में कितना डिविडेंड देना है, जितना पिछला दिया था वो प्लस थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट डालना है। क्या एडजस्टमेंट डालना है, कितना डिविडेंड देने का मन था, फिर दिया कितना, उसका डिफरेंस कितना आया, ठीक है, कितना कम बेसी दिया था, और इनटू कर लो उसको एडजस्टमेंट फैक्टर से, तो उसको नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर लेना। बस यही लिंटनर्स मॉडल है। तो इसमें सारा वैल्यूज दिया रहेगा तो आप काम कर लोगे। ये प्राइस नहीं बता रहे, दिस इज जस्ट टेलिंग यू हाउ मच डिविडेंड कैन बी पेड। एग्जाम में कम आता है बट कभी कभी आ जाता है। अब इसके बाद कुछ डिविडेंड पॉलिसी का इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो मैं यहां पे कवर कर रहा हूं। पहला है बेंड स्टिक इन द वाटर। ये एक एनालॉजी है टू एक्सप्लेन यू समथिंग। ये एमएम ने यूज किया था और बताया जैसे आप पानी में अगर स्टिक डालते हो तो ऐसा लगता है कि स्टिक बेंड हो गया, उसी तरीके से डिविडेंड देने से अगर आपको लगता है कि शेयर प्राइस बढ़ गया है तो ये एक धोखा है। जैसे कि पानी में आपको स्टिक डालने से लगता है कि स्टिक मुड़ गया, वही सेम धोखा आप समझ सकते हो। धोखा वर्ड नहीं लिखेंगे, इसको इल्यूजन बोलेंगे। इल्यूजन वर्ड क्या बोलेंगे, इल्यूजन। तो इट्स जस्ट एन इल्यूजन दैट यू आर गेटिंग द फीलिंग of increased share price due to payment of dividend. So the question is, how will the share price increase then? The share price increases by the same ways that they explained in capital structure theory. The answers are innovation करो, quality बढ़ाओ, customer service दो, employee retention पे काम करो, market research करो। तो ये सब करने से value firm बढ़ेगा। तो ये पूरा यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है। फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी भी आता है कि आप डिविडेंड कितना देंगे उसको सोचने के लिए क्या क्या फैक्टर्स और हम लोग सोच सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हाथ में है क्या, कितना बड़ा है, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू इश्यू क्या है। अगर उसको आप इग्नोर करोगे तो पता चलेगा कि आपका जो एक्सपेंशन है उसका कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स न्यू इशू का अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसमें बहुत टाइम लगने वाला है तो फिर हम लोग के पास हाथ में जो रुपया रखा हुआ हम वो रिटेन करना चाहेंगे। अदर सोर्सेज ऑफ फंड कितना मिल जाएगा, इजी कितना मिलना, टैक्सेशन अपने ये शेयर होल्डर्स के ऊपर कितना बड़ा टैक्स आ जाएगा अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आज का नॉर्म्स के हिसाब से अगर टैक्स ज़्यादा उनका लग जाए तो जानकार नहीं है, गवर्नमेंट टैक्स ले जाएगा तो शेयर होल्डर का नुकसान हो जाएगा। लिक्विडिटी बाजार में अभी कितनी है, हमारे हाथ में कितनी है, क्या लिक्विडिटी मतलब कैश पोजीशन। बाजार में लोग जैसे अभी मान लो कोविड का कोई माहौल चल रहा है या फिर लोग बहुत डरे हुए हैं कोई कारण से, गवर्नमेंट अनस्टेबल हो रखा है, तो बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। आप जितना भी चाह लीजिए आपको कोई पैसा देगा नहीं, तो हाथ में जो पैसा है वही काम में लेना चाहिए। फिर कंट्रोल ओवर शेयर प्राइस टू प्रिवेंट टेक ओवर। अगर हम ज़्यादा शेयर इशू करेंगे तो कोई ऐसा लोग है जो मेरा शेयर्स खरीद के फिर मेरे को डोमिनेट कर देगा। फिर स्टेबिलिटी और ट्रेंड ऑफ डिविडेंड के लिए कई बार हम लोग एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, ट्रेंड मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम डिविडेंड दे ही दिया करेंगे। तो दीज आर सम पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर और एग्जाम में आता है। फिर टाइप्स ऑफ डिविडेंड भी एग्जाम का फेवरेट है। कैश डिविडेंड मतलब डिविडेंड इज पेड इन कैश। स्टॉक डिविडेंड मतलब उसका 2 तरीका है, एक बोनस शेयर्स और दूसरा स्टॉक स्प्लिट। तो स्टॉक डिविडेंड मतलब हम कैश नहीं देंगे, हम बोलेंगे शेयर होल्डर्स को आप बोनस ले लो, यानी कि 1 शेयर के बदले और 2 शेयर इशू कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि कैश आउटफ्लो ऑफ डिविडेंड नहीं होता, बट शेयर होल्डर खुश हो जाता है कि उसके पास एक्स्ट्रा शेयर्स आ गया, तो अब उसको डिविडेंड चाहिए तो वो शेयर्स को बेच देगा, उसके पास कैश आ जाएगा। और हमारे को फायदा क्या मिला कि हमें कैश आउटफ्लो नहीं करना पड़ा, बोनस इशू करना इज जस्ट एन एडजस्टमेंट ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट। उसमें अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया जाता है बाय ट्रांसफरिंग सम अमाउंट फ्रॉम रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल। इसका अकाउंटिंग एंगल आपको ऑलरेडी मालूम है। फिर स्टॉक स्प्लिट एक तरीका होता है जिसमें आप उनका 1 शेयर है जिसका फेस वैल्यू 100 है तो उसको 10 शेयर में स्प्लिट कर दीजिए, सबका वैल्यू 10-10 रुपया करके हो गया और ये 10 शेयर हो गया। इससे क्या होता है कि जैसे शेयर का वैल्यू ग्रो होते होते बहुत बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने से उसको कम लोग खरीदते हैं, कम लोग बेचते हैं। ठीक है, जैसे आप
कभी सर्च करना गूगल में, बर्कशायर हैथवे करके वॉरेन बुफे का कंपनी है, उसका एक शेयर का वैल्यू कितना है, तो उसको हर कोई खरीद ही नहीं सकता है। तो इन लोग को स्प्लिट कर देना चाहिए। स्प्लिट करने से क्या होता है, कोई भी उस शेयर को खरीदेगा बेचेगा तो शेयर्स में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो इजीली वो कंपनी बहुत ज्यादा फ्यूचर में भी फिर शेयर इशू कर पाएगा, क्योंकि उसका शेयर होल्डर्स बढ़ जाएगा तो शेयर्स का डिमांड बढ़ जाएगा, शेयर्स का नाम बढ़ जाएगा। बट वॉरेन बुफे जो है वो चाहते हैं कि मेरा ऐसा कोई इच्छा नहीं है कि मेरे कंपनी में बहुत लोग आए और मेरे को इतना पैसा मेरे पास कि मैं कोई पे नया प्राइस पे नया शेयर पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, इसलिए उसने स्प्लिट नहीं किया। बट बहुत सारी कंपनीज इवेंचुअली आगे जा जाकर शेयर होल्डर्स को थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए और लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाने के लिए शेयर्स को स्प्लिट कर देती है। इससे क्या होता है, शेयर कैपिटल ही बस खाली ब्रैकेट में चेंज होता है, इस शेयर्स थोड़ा सा नंबर में बढ़ गया है, फेस वैल्यू जो है शेयर्स का वो घट गया है, और रिजर्व से भी कुछ रुपया फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज स्टॉक स्प्लिट। एंड नेक्स्ट इज बॉन्ड डिविडेंड, मतलब कंपनी इंस्टेड ऑफ गिविंग डिविडेंड बॉन्ड इशू कर दिया। प्रॉपर्टी डिविडेंड, इसका मतलब कंपनी ने कोई फिजिकल एसेट को डिविडेंड बोलकर इक्विटी शेयर होल्डर्स का नाम पे लियन क्रिएट कर दिया, प्लेज कर दिया, और बोला कि इससे जब भी हम कुछ बेचेंगे अगर इस शेयर इस एसेट को, तो आपका डिविडेंड बोलकर ये रुपये आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, होता है ना, कभी कभी कुछ अपॉर्चुनिटी आया हुआ है तो बोले ठीक है आपको देना है तो दे सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक बिल्डिंग का जगह आया हुआ है वो खरीद लेता हूँ और वो डिविडेंड का रुपया से खरीद लेता हूँ और आपको ही मार्क करके दे देता हूँ, कल को प्रॉपर्टी बिकेगी तो सारा रुपया आप ही को मिलेगा, तो अच्छा ही है ना, क्या दिक्कत है, कंपनी ऐसा कर सकता है। तो दिस इज टाइप्स ऑफ डिविडेंड। एंड देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ डिविडेंड कॉल्ड एज डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ बायबैक। समटाइम्स कंपनीज वुड buy back the shares from the market at a very hefty price to give the reward to the shareholders. इससे फायदा क्या होता है, शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा प्राइस मिल गया शेयर्स का, जो मार्केट में नहीं चल रहा था उससे भी ज्यादा मिल गया, तो इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा मिल गया तो वो खुश है। दूसरा, कंपनी को क्या फायदा होता है, कंपनी में बहुत बार क्या होता है, जैसे स्टॉक स्प्लिट कर करके बहुत लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है ना, तो बहुत ज्यादा उससे शेयर्स में ट्रेडिंग होने से शेयर का कोई एप्रिसिएशन ठीक से हो नहीं रहा है, तो वो लिक्विडिटी को कम करना चाहते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स को अब कम करना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा, फ्यूचर में जो अर्निंग्स आएगी कंपनी की, वो जब शेयर होल्डर्स में बढ़ेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स ही कम होंगे, तो ईपीएस पर शेयर हाई आएगा। ईपीएस पर शेयर बढ़ जाएगा तो कंपनी का फ्यूचर और अच्छा दिखेगा। तो ये सब क्या है, दिखाने का चोचला है, बिना मेहनत के शेयर प्राइस बढ़ाने का चोचला है, खाली अकाउंटिंग बेनिफिट्स लेकर, कंप्लायंस बेनिफिट्स लेकर शेयर प्राइस बढ़ जाएगा ओवर द टाइम, बिना कोई नया स्कोप ऑफ एक्सपेंशन के भी। ठीक है, तो ये एक फॉर्म ऑफ पेइंग डिविडेंड है, शेयर होल्डर अभी खुश, एक्स्ट्रा प्राइस दे दिया, और कंपनी को लॉन्ग टर्म में सेम अर्निंग्स भी आया तो भी वो बढ़ेगा अगर, तो कम लोगों में बटेगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स ही कम हो गया तो ईपीएस हाईएस्ट आएगा, तो बिना कुछ किए विन विन दोनों का हो गया। दैट इज डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ बायबैक। बहुत सारी कंपनीज इस रास्ता का फायदा उठाती है। बायबैक रिक्वायर्स कैश फ्लो लाइक कैश डिविडेंड, इसमें कैश आउटफ्लो होगा जैसे कैश डिविडेंड में होता है। कंपनीज विद लार्ज नंबर ऑफ इशूड शेयर्स टेंड टू रिड्यूस देयर नंबर ऑफ इशूड शेयर्स थ्रू बायबैक। बायबैक प्राइस इज यूजुअली एट अ प्रीमियम ओवर द करंट प्राइस डिटरमाइंड थ्रू बिडिंग रूट। ठीक है, और इससे एक बेनिफिट और आप लिख सकते हो, ईपीएस राइजेस इन फ्यूचर इवन इफ अर्निंग्स रिमेन सेम। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर एज वेल। आई होप आप यहां तक पहुंचे तो कुछ फायदा हो ही रहा है, तभी आप पहुंचे, बट क्या फायदा हो रहा है आप प्लीज कमेंट में थोड़ा बताते रहिए, है ना, जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले कि वो भी ये वीडियोस देखें। गॉट इट, थैंक यू सो मच। एंड अब आप इसका बस खाली क्या करो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो वो देख लो और उसको कैलकुलेटर में करके देखना है कि आपको फॉर्मूला जो भी यहाँ पे समझाया गया बताया गया उससे उसका कैलकुलेशन क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो डरना नहीं है, तो फिर जो वर्किंग किया वो देख लेना है एंड यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। ऑलराइट,
चलो वेरी नाइस।